हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे थे और सिंपल सर्किट्स हमने स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें हमने अभी तक अगर बात करें तो प्योर इंडक्टर, प्योर रेजिस्टर, प्योर कैपेसिटर, ये सर्किट्स हम देख चुके हैं। और हमने सीरीज एलसीआर सर्किट का भी इंट्रोडक्शन, जो बेसिक पार्ट है, वो कंसिडर कर लिया था। अब उसको आगे बढ़ाना है। तो एक बार फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं सारी चीज़ों को, क्या क्या था। सबसे पहले प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। अगर आपने E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी EMF सप्लाई किया था तो करंट आपके पास में आया था I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की अगर बात करते हैं तो यहां पर उसी EMF के लिए जो रिजल्ट आया था वो था आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ऑब्वियसली आई नॉट की वैल्यू डिफरेंट रहेगी। आई नॉट का यहाँ जो वैल्यू था पीक करंट का वो था ई नॉट बाय 1/ओमेगा सी। और यहाँ रेजिस्टेंस की जगह जो टर्म यूज करते थे वो था कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/ओमेगा सी। इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। प्योर इंडक्टर की बात करते हैं तो प्योर इंडक्टर में I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। और हेंस यहाँ भी जो आई नॉट की वैल्यू थी वो थी ई नॉट बाय एक्सएल। एक्सएल इज ओमेगा एल, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये सब हम देख चुके थे। इनको कंबाइन करके तीनों को फिर हमने सीरीज एलसीआर सर्किट बनाया था। और क्योंकि आज न्यूमेरिकल्स हमको करने हैं, चीजें आगे समझनी है, तो एक बार फटाफट से इसको दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। EMF सप्लाइड वाज अगेन ई नॉट साइन ओमेगा टी। तीनों के वोल्टेजेस अलग अलग VR, VL, VC। और यहां पर हमने फेजर डायग्राम बना करके जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स डिराइव किए थे, पता किए थे, वो कौन से रिजल्ट्स थे। एक तो ये कि जो नेट EMF है उसका इन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के टर्म्स में, इंडिविजुअल जो वोल्टेजेस हैं उनके टर्म्स में जो रिलेशन है वो होगा VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। और अगर ऐसे ही आप इम्पिडेंस फाइंड आउट करते हैं पूरे सर्किट का, तो इम्पिडेंस के लिए जो रिलेशन हमारे पास में है वो है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा एक इम्पिडेंस ट्राइंगल के लिए मैंने आपसे कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई क्वेश्चंस को करने में काफी हेल्प मिलेगी। तो इम्पिडेंस ट्राइंगल में क्या होता है? इट्स बेसिकली अ ट्राइंगल विच वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम जो हमने इसका ड्रॉ किया था उसी से हमने एक इम्पिडेंस ट्राइंगल बनाया था, जिसमें एक साइड रेजिस्टेंस, एक साइड मॉडुलस ऑफ XC माइनस XL, और रिमेनिंग जो एक हाइपोटेनस वाली साइड है वो है इम्पिडेंस। और ये एंगल आपका फेज डिफरेंस वाले एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ये चीजें हम समझ चुके हैं। नाउ दिस ट्राइंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इम्पिडेंस ट्राइंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे अभी हम देखेंगे क्वेश्चंस कितने इजीली सॉल्व होते हैं। राइट? सो दिस इज द बेसिक विच यू नीड टू रिमेंबर। नाउ लेट्स प्रोसीड। इसमें एलसीआर सर्किट में एक दो बातें जो उस समय रह गई थी वो अब डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। तो अगर हम हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज की बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हमको एक ग्राफ बनाना होगा। इंपिडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का अगर आप ग्राफ बनाते, देखिए ये इंपिडेंस है। नाउ दिस रिलेशन इज वैलिड फॉर ऑल थ्री केसेस: XC ग्रेटर देन XL, XL greater than XC, and third is XL equal to XC, which is known as resonance condition. रेजोनेंस कंडीशन की खास बात यह है कि इस कंडीशन में XL XC दोनों टर्म्स कैंसिल होने की वजह से एट रेजोनेंस the impedance which you get is the minimum impedance which is equal to R, and hence क्योंकि impedance minimum है तो obvious सी बात है कि करंट कैसा मिलेगा? मैक्सिमम। I RMS का मैक्सिमम वैल्यू रेजोनेंस के अंदर LCR सर्किट में आपको मिलेगा ERMS by R, right? And this will be possible only at resonance condition या only in resonance condition। अगर इसका ग्राफ बनाते हैं तो कुछ इस तरह का, ये हम देख चुके थे। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी,
ये मिनिमम इम्पिडेंस यानी कि आर के इक्वल है। इसको दोबारा देख रहे हैं क्योंकि हमें हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज की बात करनी है। सिमिलरली अगर हम यहां फ्रीक्वेंसी वर्सेस करंट का ग्राफ बनाते हैं तो इसका जस्ट उल्टा रिवर्स बन जाएगा। सो यू विल गेट IRMS maximum at resonant frequency, and one more interesting thing is about to come. What will be the current at half power frequencies? देखिए अभी फिर हम इसके बारे में बात कर लेंगे। तो एवरेज पावर इन ऑल्टरनेटिंग सर्किट AC सर्किट इज गिवन बाय ERMS IRMS cos phi। पहले भी आपने क्लास में रिलेशन देखा होगा जब पढ़े होंगे। इसको मैं यहाँ पे डायरेक्टली फिलहाल यूज कर रहा हूँ हाफ पावर कैलकुलेट करने के लिए। एवरेज पावर इज ERMS IRMS cos phi। नाउ एट रेजोनेंस कंडीशन IRMS इज मैक्सिमम, फेज डिफरेंस इज 0 डिग्री, क्योंकि आपका सर्किट रेजोनेंस कंडीशन में इंपेडेंस इक्वल टू R हो जाता है, यानी सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव। एंड सिंस योर सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, दैट इज व्हाई द फेज डिफरेंस इज 0। तो इस समय जो पावर आपको मिलेगी वो मिलेगी मैक्सिमम पावर। कैसी पावर? मैक्सिमम पावर एट रेजोनेंस कंडीशन। P मैक्सिमम इज ERMS, IRMS का मैक्सिमम वैल्यू मिल गया, और cos 0 भी जो है वो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हो गई, यानी कि 1 हो गई आपके पास में। बेसिकली ये मैक्सिमम पावर आ गया। लेकिन हमें किसकी बात करनी है? हाफ पावर के बारे में बात करनी है। नेक्स्ट वी वांट टू टॉक अबाउट हाफ पावर। सो एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज ऑब्वियसली पावर मैक्सिमम पावर से क्या हो जाएगी? हाफ। अब पावर मैक्सिमम करने की आपके पास तीन चीजें हैं, या मैक्सिमम का हाफ करने के लिए आपके पास तीन चीजें हैं। या तो आप ERMS चेंज करोगे, या IRMS चेंज करोगे, या cos phi चेंज करोगे। ERMS आप चेंज कर नहीं सकते क्योंकि ये सोर्स से मिलने वाला वोल्टेज है, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये जनरेटर से जितना मिलेगा उतना आपको सर्किट में यूज करना पड़ेगा। तो दो चीजें कौन सी रह गई? एक तो IRMS का वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, और एक cos phi का वैल्यू चेंज कर सकते हो। आपको नीचे क्या लेके आना है? 2। तो वो कैसे लाया जा सकता है? यहां डिनोमिनेटर में एक √2 ले आए और एक यहाँ √2 ले आए, तो ओवरऑल फैक्टर आपका कितने का आ जाएगा? 2। यानी आपको करंट की जो रिक्वायरमेंट है, कितने करंट की रिक्वायरमेंट है? IRMS के मैक्सिमम का डिवाइड बाय √2, और cos phi भी आपको कितना चाहिए? 1/√2, जो कितने डिग्री पे मिलेगा? 45 डिग्री पे। यानी आपको ERMS IRMS मैक्स डिवाइड बाय 2 मिल जाएगा, यानी मैक्सिमम पावर का जस्ट हाफ मिल जाएगा। उन फ्रीक्वेंसीज को हम बोलते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। अब देखिए इस समय करंट की वैल्यू कितनी है? IRMS मैक्सिमम का डिवाइड बाय √2। तो इस ग्राफ के अंदर आप शो कर सकते हैं कि समवेयर ओवर हेयर we will get IRMS maximum divided by √2, और वो करंट की देखिए कितनी वैल्यूज मिलेंगी आपको? दो बार आपको I/√2 करंट मिलेगा जिसपे पावर हाफ होगी, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो दो फ्रीक्वेंसीज मिलेंगी F1 F2, दीज टू फ्रीक्वेंसीज आर नोन एज हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, और इनके बीच का जो सेपरेशन है उसे हम बोलते हैं बैंडविड्थ। डेल्टा F इज इक्वल टू F2 माइनस F1। ठीक है, क्यू फैक्टर भी यहां से कैलकुलेट हो जाता है 1/R√L/C, और क्यू फैक्टर को आप बैंडविड्थ के साथ में रिलेट भी कर सकते हैं। वो सब फॉर्मूले हैं, वो आप डायरेक्टली लर्न भी कर सकते हो, बट ये कॉन्सेप्चुअल बात थी जो इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, फॉर्मूले तो आप लर्न कर ही लेंगे, दैट इज नॉट एन इश्यू। तो चलिए अब देखते हैं एक इंपॉर्टेंट बात जो यहां से आपकी समझ में आई होगी कि हमेशा हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पर फेज डिफरेंस आपको कितना मिलेगा? π/4 यानी कि 45 डिग्री। ठीक है, हमेशा हाफ पावर फ्रीक्वेंसी 45 डिग्री पे LCR सर्किट के लिए वैलिड होगी फेज डिफरेंस। अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि जो LCR के फॉर्मूले हैं, सीरीज LCR सर्किट के जो दो रिलेशंस मैंने अभी इंपेडेंस और EMF के लिखे आपके लिए, वो और दूसरे सर्किट्स में भी आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो उसका एक एग्जांपल लेके देखेंगे अब हम।
आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। ऐसे ही नेट ईएमएफ का भी जो रिलेशन है वो भी हम यूज करके देखेंगे, और साथ में जो हमारा इम्पिडेंस ट्रायंगल है उसका भी एक्सटेंसिवली आज हम प्रैक्टिस करके देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस में या कितने टाइप के क्वेश्चंस में इसकी जरूरत पड़ सकती है। ये सीरीज एलसीआर का एक नॉर्मल केस है, लेकिन मैंने आपको बोला ये हर जगह आप काम में ले सकते हो। तो सीरीज एलसीआर का तो एक एग्जांपल लास्ट क्लास में आपको मैंने लेके दिखा दिया था। अब मैं ऐसा करता हूं, सीरीज एलसीआर के रिलेशन से दूसरा कोई सर्किट सॉल्व करके दिखाता हूं आपको, जिससे आपको आइडिया लगे कि दिस इज अ यूनिवर्सल फॉर्मूला विच कैन बी यूज्ड फॉर आरसी सर्किट एंड आरएल सर्किट एज वेल। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, देखिए आपको एक सर्किट बना के दिया जा रहा है जिसमें इंडक्टर और रेजिस्टर है। जो वोल्टेज बाहर से सप्लाई किया गया है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है, V इक्वल टू वी नॉट साइन 314t। इस डायग्राम के लिए जो करंट है उसकी भी इक्वेशन आपको दी जा रही है, 4 साइन 314t माइनस पाई बाय 4 एम्पियर, राइट। एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। ये एक एग्जांपल है, अभी मैं आपको इसके बाद और भी करके दिखा दूंगा, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। कैसे अप्रोच करें, इसकी शुरुआत कैसी होनी चाहिए। हमारे पास में हमने एलआर सर्किट अलग से नहीं पढ़ा है, लेकिन हम एलसीआर के बेसिस पे सॉल्व करना चाहते हैं। तो हम ऐसा ट्रीट कर सकते हैं कि ये एलसीआर सर्किट है जिसमें से सी मिसिंग है, तो सी वाले टर्म्स को हम जीरो कर देंगे जहां जहां सी आ रहा था। यानी इंपिडेंस का जो नया रिलेशन बनेगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर बन जाएगा, और ऐसे ही नेट ईएमएफ का जो रिलेशन बनेगा वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर बन जाएगा। देखिए नेगेटिव साइन है, स्क्वायर के बाद वो पॉजिटिव हो जाएगा। इवन इन योर इंपिडेंस ट्राइंगल माइनस एक्सएल का जब मॉड लेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, एक्सएल। यानी आपके फॉर्मूले सिचुएशन टू सिचुएशन आप मॉडिफाई कर सकते हैं, दोबारा याद करने की या सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नाउ टेल मी, ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। वोल्टेज की इक्वेशन में जो फेज एंगल है और करंट की इक्वेशन में जो फेज एंगल है, दोनों में कितना डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। फेज डिफरेंस इज पाई बाय 4, दैट मींस 45 डिग्री से करंट लैग कर रहा है, राइट। अभी लैग और लीड से हमको मतलब नहीं है, 45 डिग्री का फेज डिफरेंस है। तो हम ये समझ गए कि देखो फेज डिफरेंस दिया है, मतलब हमको इसकी जरूरत पड़ सकती है इंपिडेंस ट्रायंगल की। तो मैंने इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल के लिए इंपिडेंस ट्रायंगल वापस बनाया, जिसमें एंगल कितना दिखा रखा है, 45 डिग्री। इसके अलावा आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 314 पाई। अब देखिए रेजिस्टेंस है 314 पाई, 314 ओम्स। इसको हम 3.14 इंटू 100 लिख सकते हैं, यानी कि 100 पाई ओम्स। ये आपके पास रेजिस्टेंस का अवेलेबल वैल्यू है। ट्राइंगल की ये वाली साइड का नाम रेजिस्टेंस था फेजर डायग्राम के अकॉर्डिंग, ये लीजिए। इसके बाद आपको फाइंड क्या करना है, आपको एल फाइंड करना है। एल कैसे फाइंड करेंगे आप जानते हैं एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल होता है, दैट मींस एल इक्वल टू एक्सएल अपॉन ओमेगा। तो ओमेगा तो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। इफ यू सी केयरफुली, if you compare this equation with the standard equation of voltage E equal to E naught sin omega t, आप ध्यान से देखिए कि t से पहले जो ओमेगा वाला टर्म है वहां पे कितनी वैल्यू हमको दिख रही है, 314, यानी ओमेगा इक्वल टू 314, अगेन इट कैन बी रिटन एज 100 पाई। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी रेडियन पर सेकंड में हमारे पास में कितनी है, 100 पाई। अब ये मेरे पास में ओमेगा की वैल्यू 100 पाई ऑलरेडी अवेलेबल है। बस किसी तरीके से अगर मुझे यहां एक्सएल मिल जाता है तो मेरा आंसर यानी कि इंडक्टेंस का वैल्यू आ जाएगा। इस क्वेश्चन में हमसे इंडक्टेंस ही पूछा गया था। तो इंडक्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर वाली साइड में देखिए, परपेंडिकुलर वाली साइड में एक्सएल है, एंगल आपके पास में अवेलेबल है। तो इस ट्राइंगल में हम कौन सा वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, tan थीटा। सो tan 45 डिग्री is perpendicular XL upon base resistance यानी कि 100, tan 45 is 1, that means XL is equal to 100 ohms।
बस इसी चीज की कमी थी हमारी उस ऊपर वाली इक्वेशन में, ये ले जाकर के हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, 100 ओम से 100 ओम कैंसिल, राइट। आई थिंक देयर इज सम 100 pi and XL is 100. Okay, so you are getting this 1 upon pi as the inductance. एक बार कैलकुलेशन वापस चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मेथड यही रहेगा। रेजिस्टेंस हमारे पास में था 100 pi, 100 pi था ये, दिस इज द मिस्टेक। जो रेजिस्टेंस हमारे पास में अवेलेबल था वो 100 pi था, इसलिए हमारा जो इंडक्टेंस या इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो भी 100 pi आ रहा है, इसको ठीक कर लीजिए। और 100 pi से 100 pi कट जाएगा तो आपके पास में 1 हेनरी का एक तरह से इंडक्टेंस आ रहा है। सो पे अटेंशन ऑन द मेथड। जब भी आपको फेज डिफरेंस पता है और आपको इन तीनों में से कोई भी क्वांटिटी पूछी जा रही है, किन तीनों में से, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस या इंपेडेंस, तो मान के चलिए 99% केसेस में वो इंपेडेंस ट्रायंगल से ही क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। इज इट क्लियर? तो ये एक एग्जांपल हो गया जहां पे हमने एलसीआर के रिलेशंस यूज किए हैं, लेकिन यूज कहां पे किए हैं, एलआर सर्किट के अंदर, ठीक है। तो हमें एलआर के लिए अलग से रिलेशंस स्टडी नहीं करने पड़े। दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस चैप्टर, तो ये आप भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और देखिए, इस तरह के और भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ऐसा करते हैं, अब मैं आपको चारों टाइप की पावर पहले बता देता हूं। 4 टाइप्स की पावर है, जिसमें से 2 टाइप के पावर पे क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा आते हैं, और उन पावर्स के फॉर्मूले देखने के बाद फिर हम वापस से सर्किट को सॉल्व करेंगे। क्योंकि देखो, पावर कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए वोल्टेज, करंट, फेज डिफरेंस। करंट के लिए फिर आपको वोल्टेज और इंपेडेंस की वैल्यू चाहिए। मतलब जो चीजें अभी आप कैलकुलेट कर रहे हो, पावर कैलकुलेट करने के लिए वैसे भी आपको फाइंड करनी पड़ेंगी। तो हम फटाफट से एक बार चारों टाइप की पावर देख के फिर हम सारे न्यूमेरिकल्स एक साथ कर लेते हैं, सर्किट्स का हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द टाइप्स ऑफ पावर, और फिर हम तसल्ली से आराम से बैठ के प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आपको एक आइडिया लग गया कि एलसीआर में तो एलसीआर के फॉर्मूले लगते ही हैं, साथ ही साथ एलआर सर्किट, आरसी सर्किट्स के अंदर भी आप सीरीज एलसीआर के कॉन्सेप्ट्स को यूज कर सकते हैं, कंसिडरिंग एनी वन एलिमेंट एज मिसिंग एलिमेंट। नाउ पावर इन एसी सर्किट्स, मैं सर्किट के क्वेश्चन इसके साथ एक साथ आपको करवा दूंगा। सी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पावर। सबसे पहला है इंस्टेंटेनियस पावर। कौन सा पावर? इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी पावर जिसमें इंस्टेंटेनियस ईएमएफ को इंस्टेंटेनियस करंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, वो कहलाता है इंस्टेंटेनियस पावर। एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझें। हमने एक सर्किट लिया, प्योरली लेट अस से कैपेसिटिव, और मान लीजिए इस प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के लिए जो सप्लाई आपने दी है वो है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। जब ये सर्किट मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने इसकी करंट की वैल्यू आपको फाइंड करके बताई थी। करंट की वैल्यू हमारे पास में आई थी आई नॉट कॉस ओमेगा टी। और मान लेते हैं आई नॉट इज द पीक करंट, जिसमें माइनस वगैरह जो कुछ भी है, जितनी भी वैल्यूज हैं वो आई नॉट के अंदर पीक वैल्यूज की आ गई हैं, सारे टर्म्स इसमें है। इसी को फिर हमने मॉडिफाई करके आगे लिखा था आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। यानी हम प्योरली कैपेसिटिव का जब करंट कैलकुलेट कर रहे थे, ईएमएफ तो सारे सर्किट्स के लिए सेम रहता है, करंट की हमारे पास इनिशियली ये वैल्यू आई थी जिसमें आई नॉट इज अ कांस्टेंट पीक वैल्यू, और फिर हमने फेज डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए करंट को साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था, ताकि हमको ये 90 डिग्री का फेज डिफरेंस साफ साफ नजर आए। लेकिन वहां पहुंचने से पहले जो करंट की वैल्यू आई थी वो ये थी। नाउ व्हाई आई एम राइटिंग इट इन टर्म्स ऑफ कॉस, बिकॉज आई वांट टू कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस पावर। अभी आपको जो इंस्टेंटेनियस पावर बताई गई उसमें क्या रिलेशन बताया कि इंस्टेंटेनियस ईएमएफ को आप इंस्टेंटेनियस करंट के साथ में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मेरे पास ये इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे करंट के साथ। करंट की वैल्यू कितनी है देखिए, आई नॉट कॉस ओमेगा टी, फाइन।
अगेन आई एम सेइंग आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन द वैल्यूज, प्लस माइनस साइन या कुछ और दूसरी चीजों में इंटरेस्टेड नहीं है, हम केवल पावर की एक इक्वेशन जानना चाहते हैं कि वैल्यू कितनी है। ई नॉट आई नॉट जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको हमने आगे शिफ्ट किया। अब देखिए आप यहाँ पे क्या क्या है आपके पास में, साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, तो मैं जानबूझ के ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। You will get 2 sin theta cos theta in the numerator, which can be written as sin 2 theta. Trigonometric identity है 2 sin theta cos theta can be written as sin 2 theta और डिनोमिनेटर में 2 एक्स्ट्रा है। ये हमारे पास में पावर की एक जनरल इक्वेशन आ गई है। एंड इफ यू पे अटेंशन यू विल फाइंड कि देखिए ईएमएफ में एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा थी, करंट में एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा थी, ईएमएफ में भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा थी, करंट में भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा थी, लेकिन पावर के अंदर जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हो गई, 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा। यानी हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर इज डबल ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाइड ईएमएफ, राइट। हमेशा फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर जो है वो सप्लाइड ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी से डबल होगी। अगर आपको बोलते हैं कि आपने 50 हर्ट्ज का ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई किया है तो व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप बता सकते हैं दैट फ्रीक्वेंसी विल बी 100 हर्ट्ज। ठीक है, ये एक एग्जांपल है इंस्टेंटेनियस पावर का। सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन एम्स में पहले आया हुआ है और सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए पूरे पूरे चांसेस हैं कि नीट में भी दोबारा आ सकता है। बट ज्यादातर क्वेश्चंस इंस्टेंटेनियस पावर से नहीं आए हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस आए हैं एवरेज पावर से। कहां से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एवरेज। तो इससे आगे बढ़ते हैं। So second type of power is average power. तो अभी हमने रिलेशन वैसे हाफ पावर के अंदर यूज करके भी देख लिया था, अब इसको प्रॉपरली भी देख लेते हैं। एवरेज पावर इज डिफाइंड एज ERMS IRMS cos phi। अगर एक सिंपल जनरल फेजर से इसको समझना चाहें तो ये ERMS वेक्टर, इससे कुछ फेज डिफरेंस पे आपका IRMS वेक्टर, और अगर इस IRMS वेक्टर के मैं इस फेजर डायग्राम में कंपोनेंट्स करता हूं तो 2 कंपोनेंट्स, एक फाई के साथ वाला कंपोनेंट IRMS cos phi और एक इसके बिना जो कंपोनेंट है वो IRMS sin phi। और अब मैं दोनों एक्सिस को अलग अलग कंसीडर करके देखूंगा। एक बार मैं बात करूंगा केवल एक्स एक्सिस के बारे में और एक बार मैं बात करूंगा केवल वाई एक्सिस के बारे में। अगर आप एक्स एक्सिस में कंसीडर करते हैं, पावर कैलकुलेट करते हैं, ईएमएफ मल्टीप्लाई बाय करंट, सो ईएमएफ इज ERMS एंड करंट इन एक्स एक्सिस इज IRMS cos phi। तो ये हमारे पास में एक एवरेज पावर का रिलेशन आ गया। लेकिन अगर आप वाई एक्सिस में आते हैं, वाई एक्सिस में आप पावर कैलकुलेट करेंगे ईएमएफ इंटू करंट, ईएमएफ की वैल्यू 0 है, केवल आपके पास में करंट अवेलेबल है कितना, IRMS sin phi। तो देखिए नेट पावर इज 0 एंड करंट इज प्रेजेंट देयर। दिस टाइप ऑफ करंट इज नोन एज वॉटलेस करंट, इसको हम बोलते हैं वॉटलेस करंट। ठीक है, कभी आपसे पूछा जाए फेज डिफरेंस आपको पता हो तो IRMS को सीधा sin phi से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास में वॉटलेस करंट का वैल्यू आ जाएगा। इज इट क्लियर? सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन द टू टर्म्स, एक तो एवरेज पावर किसी भी सर्किट का और एक वॉटलेस करंट। यहां एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है आपके समझने के लिए कि अगर मैं प्योरली कैपेसिटिव या फिर प्योरली इंडक्टिव सर्किट की बात करता हूं तो इन दोनों सर्किट्स में फेज डिफरेंस π/2 का होता है। कैपेसिटर में करंट π/2 से लीड करता है, इंडक्टर में करंट π/2 से लैग करता है, लेकिन फेज डिफरेंस दोनों सर्किट्स का कितना है, π/2। ऐसे में अगर आप इनका पावर फैक्टर कैलकुलेट करते हो, दिस cos phi इज नोन एज द पावर फैक्टर। तो आप देखेंगे cos 90 डिग्री विल बी हाउ मच, 0। एंड सेम हियर आल्सो द cos और पावर फैक्टर इज आल्सो अगेन 0। यानी प्योरली कैपेसिटिव सर्किट और प्योरली इंडक्टिव सर्किट दोनों की ही एवरेज पावर कितनी है, 0। यानी किसी LCR सर्किट में या LR सर्किट में या RC सर्किट के अंदर
इंडक्टर और कैपेसिटर के अंदर किसी तरह का कोई पावर लॉस नहीं होता है, पावर लॉस केवल और केवल कहां होगा, रेजिस्टर के अंदर होगा। लेकिन इनडायरेक्टली उनके ऊपर वैल्यू डिपेंड कर रही है, क्योंकि जो फेज डिफरेंस आएगा वो उन पर डिपेंड कर रहा है, राइट। सो पावर फैक्टर में डिपेंड ऑन देम इन एलसीआर और इन द कॉम्बिनेशंस, पर हाँ प्योरली कैपेसिटिव या इंडक्टिव सर्किट में एवरेज पावर विल बी ऑलवेज 0। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, कीप इट इन माइंड। और अभी हम न्यूमेरिकल्स करके इसको और समझ लेंगे, ठीक है। और जो दो बाकी के टर्म्स हैं उनको मैं भी बता देता हूं, उनमें से कभी कोई क्वेश्चन आया नहीं है। थर्ड, आरएमएस पावर। आरएमएस पावर में ऐसा होता है पी आर एम एस इज इक्वल टू ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। तो इसमें से कोई ज्यादा, हाँ लेकिन एक चीज आप ध्यान में रखना, एवरेज पावर क्या था, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव, एंड दिस इज व्हाट आर एम एस पावर। तो एक तरह से ये रिलेशन है एवरेज और आरएमएस पावर के बीच में, एक्चुअल और एपरेंट पावर के बीच में। कभी पावर फैक्टर निकालना पड़ता है तो इट इज डिफाइंड एज एवरेज पावर अपॉन आरएमएस पावर, या एक्चुअल पावर अपॉन एपरेंट पावर, है ना। फिर लास्ट टाइप की पावर है पीक पावर। इसमें पीक वोल्टेज को पीक करंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, सो दिस इज नोन एज द पीक पावर। इन दोनों में से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी कम है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी आपकी एवरेज पावर से है, ठीक है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, इट्स वेरी इजी, नथिंग टू बी वरीड अबाउट। तो अब हम इस पावर के साथ एलसीआर सर्किट्स को मिक्स करके दोनों रिलेशंस को यूज करते हुए न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे, ओके। So let's try to solve some questions. तो अभी क्वेश्चंस जो आपको दिए जाएंगे आपको भी कोशिश करनी है करने की। So let's try to solve. सबसे पहले आपको for a series LCR circuit या in a series LCR circuit, एक तो करंट की इक्वेशन आपको दी जा रही है 100 sin 100 पाई टी माइनस पाई बाय 3 मिली एम्पियर, और ऐसे ही आपको वोल्टेज की इक्वेशन दी जा रही है 100 sin 100 पाई टी वोल्ट, ओके। और आपसे दो चीजें पूछी जा रही हैं, रेजिस्टेंस इन द सर्किट एंड रिएक्टेंस इन द सर्किट। रेजिस्टेंस आप जानते हैं आर, और रिएक्टेंस की बात करूं आपसे तो एलसीआर सर्किट के अंदर एल और सी का जो इफेक्टिव रिएक्टेंस है वो आपको फाइंड आउट करना है, यानी एक्सएल माइनस एक्ससी का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है एवरेज पावर लॉस। ये दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है, दोनों से रिलेटेड आपको रिलेशंस बताए जा चुके हैं। तो चलिए, व्हाट शुड बी आवर फर्स्ट स्टेप, हाउ टू सॉल्व दिस। देखें, सबसे पहले आप देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके पास में अवेलेबल है। जैसे अगर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो आपके पास पीक करंट अवेलेबल है 100 मिली एम्पियर, पीक वोल्टेज आपके पास में अवेलेबल है 100 वोल्ट। इनसे आप इंपिडेंस फाइंड आउट कर सकते हैं सर्किट का। इंपिडेंस Z इज डिफाइंड एज ई नॉट अपॉन आई नॉट या ई आर एम एस अपॉन आई आर एम एस। ई नॉट जो है वो आपके पास में 100 वोल्ट और आई नॉट है 100 मिली एम्पियर। सो 100 और मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करना है, तो इंपिडेंस का वैल्यू आता है हमारे पास 1000 ओम्स, राइट। ये क्यों मैंने इंपिडेंस कैलकुलेट किया, क्योंकि हमें अगर इंपिडेंस पता होगा और फेज डिफरेंस हमें इक्वेशन देख के पता लग रहा है पाई बाय 3 रेडियंस है। देखिए साइन में है दोनों इक्वेशंस करंट और वोल्टेज की। वोल्टेज में जहां पे आपके पास में फेज एंगल है 100 पाई टी, करंट में फेज एंगल है 100 पाई टी माइनस पाई बाय 3। सो व्हाट इज द डिफरेंस इन दीज एंगल्स, पाई बाय 3 रेडियंस। यानी आप समझ गए होंगे हमें यहां पर इंपिडेंस ट्रायंगल की बात करनी है, राइट। किसकी बात करनी है, इंपिडेंस ट्रायंगल की, जिसमें फेज डिफरेंस पाई बाय 3 रेडियंस यानी कि 60 डिग्री है।
आर का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, एक्सएल माइनस एक्ससी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, इंपिडेंस हम फाइंड कर चुके हैं 1000 ओम। तो एक छोटा सा ट्राइंगल देखो कितने काम का है कि हमने इंपिडेंस पता लगा लिया इक्वेशंस की हेल्प से, फेज डिफरेंस हमको पहले से मालूम था, अब बस हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की हेल्प लेकर के इनको सॉल्व करना है। सो साइन 60 डिग्री इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी एक्सएल माइनस एक्ससी डिवाइडेड बाय 1000। तो एक्सएल माइनस एक्ससी कितना हो जाएगा आपके पास में, 1000 मल्टीप्लाइड बाय साइन 60 √3/2 यानी 500 √3 ओम्स। ये हमारे पास में रिएक्टेंस का वैल्यू आ गया, फर्स्ट पार्ट के एक सेगमेंट का आंसर आ गया। सिमिलरली अगर आप यहां पर साइन थीटा की जगह पे कॉस थीटा कैलकुलेट कर लें तो cos 60 is base upon hypotenuse, that means r will be equal to 1000 cos 60 यानी कि 1/2, that will give you 500 ohms। ठीक है, तो इस तरह से सिचुएशन को हमें सॉल्व करना होता है। ठीक है, अगर आपको फेज एंगल दिया हुआ है ना, फेज एंगल और इंपिडेंस रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस में से कुछ पूछ रहे हैं तो आप मान के चलिए इंपिडेंस ट्रायंगल की हेल्प से वो क्वेश्चन सॉल्व हो ही सकता है काफी हद तक। ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है एवरेज पावर लॉस। नाउ व्हाट इज द रिलेशन फॉर एवरेज पावर? वी नो दैट एवरेज पावर इज इक्वल टू ERMS IRMS cos phi। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप सीधा, आपको मैंने बताया देखो पावर लॉस केवल और केवल किस में होता है, रेजिस्टेंस में, तो आप सीधा I²R से भी कर सकते हो। सो इफ यू नो द वैल्यू ऑफ करंट ऑलरेडी then you can use this also. So what is IRMS? You can calculate IRMS. It is I naught by √2। I naught कितना था आपके पास, 100 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय √2। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये ले जाके आप I² में पुट कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे R से यानी कि 500 से, दैट विल गिव यू योर आंसर। सो आई थिंक यू कैन सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, अपन 1/10 √2 लिख सकते हैं I², फिर इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 500। तो आप देखेंगे कि जो दो जीरोस हैं, 10 का स्क्वायर ऊपर दो जीरो से कट हो जाएगा एंड 5/2 यानी 2.5 वॉट आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो ये एक और प्रूफ हो गया इस बात का कि पावर लॉस केवल रेजिस्टेंस में हो रहा है। आप ERMS IRMS cos phi की अलग अलग वैल्यूज भी पुट करेंगे तो 2.5 वॉट ही आएगा, और अब डायरेक्टली I²R सॉल्व कर लेते हैं तो भी 2.5 वॉट ही आ रहा है। सो डायरेक्टली कोई डिपेंडेंस नहीं है पावर लॉस का इंडक्टर और कैपेसिटर से, बट इनडायरेक्टली दिस फेज डिफरेंस इज डिपेंडेंट ऑन देम। तो ये एक एग्जांपल है, और प्रैक्टिस करते हैं। आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। कोई प्रॉब्लम? ऑल गुड, ठीक है। और एग्जांपल्स लेता हूं मैं जिसमें पावर भी आ जाए और सर्किट की प्रैक्टिस भी हो जाए हमारी, दोनों चीजें एक साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार थोड़ा कम वैल्यूज देता हूं आपको, कम से कम डेटा का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आपको एक सर्किट दे रहे हैं जिसमें ना तो R दिया गया है ना L, या चलिए R दे देते हैं। R गिवन है 100 ओम्स, L गिवन नहीं है और C भी गिवन नहीं है। फिर आपको बताया गया है कि जो सोर्स है, वोल्टेज का सोर्स, उसके साथ में वैल्यू दे रखी है 200 साइन 100 पाई टी वोल्ट, और साथ में ये भी लिखा हुआ है वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 60 डिग्री एंड यू हैव टू फाइंड फर्स्ट IRMS supplied by the source and second average power lost in the circuit। ये दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है, तो ट्राई करिए एक बार, है ना। ये LCR सर्किट है, V गिवन है, R गिवन है, और जहां ये दिख जाए बस बल्ले बल्ले, फिर तो फेज डिफरेंस गिवन है, मतलब इंपेडेंस ट्रायंगल का यूज करके आप इंपेडेंस पता कर लोगे क्योंकि आपके पास रेजिस्टेंस है।
और जहां इंपिडेंस आ गया करंट ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? बिकॉज यू नो दैट I इज इक्वल टू V बाय R, और R की जगह यहां इंपिडेंस होता है एसी सर्किट्स के अंदर। सो IRMS इज ERMS अपॉन इंपिडेंस। ERMS के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। पीक वोल्टेज कितना है? 200 वोल्ट। तो पीक वोल्टेज अगर 200 वोल्ट है तो RMS वोल्टेज कितना हो जाएगा? E नॉट बाय रूट टू, क्योंकि वहां पे हमें RMS चाहिए, राइट? करंट। सो 200 डिवाइडेड बाय रूट टू। अब या तो ऐसे ही छोड़ दो इसको, या और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, फिलहाल ऐसे ही छोड़ देता हूं। 200 डिवाइडेड बाय रूट टू, ये मेरे पास ERMS है। अब मुझे किस चीज की जरूरत है? इंपिडेंस की जरूरत है। इंपिडेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर फेज डिफरेंस पता है, फेज एंगल पता है, तो इंपिडेंस कैलकुलेट करने का बेस्ट तरीका है इंपिडेंस ट्रायंगल बना लो। आर कितना है? 100 ओम्स। एक्सएल माइनस एक्सी पता नहीं। जेड वही पता करना है सर, वे भी नहीं पता। तो पता क्या है फिर? पता है एंगल। एंगल कितना पता है भाई? 60 डिग्री। कौन सी साइड आपको जरूरत है फाइंड करने की? हाइपोटेनस। कौन सी साइड मालूम है? बेस। तो क्या कौन सा रेशियो यूज कर लें? कॉस थीटा। सो कॉस थीटा इज बेस यानी आर अपॉन हाइपोटेनस यानी जेड। इसी को आप पावर फैक्टर भी बोलते हो, कॉस फाई इक्वल टू आर बाय जेड। तो जेड आ गया आपके पास में 100 अपॉन कॉस 60 यानी 1/2। सो बेसिकली इट इज 200 ओम्स। ये जो इंपेडेंस की वैल्यू है, इसको हम यहां सब्सटीट्यूट कर देंगे तो आप देखेंगे 200 200 दोनों क्या हो रहे हैं? कैंसिल। सो योर IRMS इज 1/√2 एम्पियर। ये हमारे पास एक सेगमेंट का आंसर, एक पार्ट का आंसर आ चुका है। सेकंड पार्ट में आपको क्या फाइंड आउट करना है? एवरेज पावर। अगेन यू कैन यूज बोथ दीज मेथड्स। आप ERMS IRMS cos फाई से भी कैलकुलेट कर सकते हो एवरेज पावर को। ERMS IRMS cos फाई, और यहां तो हमें सब पता ही है आई थिंक। ERMS इज 200/√2, IRMS इज 1/√2, cos फाई यानी कि cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री इज 1/2। तो ऑलरेडी आप देखेंगे 200 100/2 हो गया 50 वॉट। और ऐसे ना करके किसी को ये करना हो कि सर ने तो कहा था पावर लॉस केवल रेजिस्टेंस में होता है, तो हम तो केवल रेजिस्टेंस का पावर लॉस निकाल लेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो उससे भी करके देख सकते हैं आप। IRMS का स्क्वायर यानी 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/2 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस गिवन इन द सर्किट? 100। सो बेसिकली यू गेट 100/2 यानी कि 50 वॉट। तो कई बार हमारा आंसर इस तरीके से जल्दी आ जाता है ना? और कई बार हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पावर पता हो और करंट पता हो तो रेजिस्टेंस यहीं से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है? फॉर एवरेज पावर दिस इज वैलिड। सो दिस वाज अनदर एग्जांपल ऑफ एवरेज पावर का क्वेश्चन। ठीक है? एक टर्म यहां आ जाता है कई बार पावर कैलकुलेट करते समय भी और इंपिडेंस वगैरह कैलकुलेट करते समय भी, चोक कॉइल। चोक कॉइल क्या है? तो एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको चोक कॉइल का भी यहीं पे दे देता हूं। So what is choke coil? See, देखिए अभी तक आपने इंडक्टर देखा, लेट अस से, या प्योर की जगह मैं लिखता हूं आइडियल इंडक्टर या प्योर इंडक्टर। इसमें क्या होता है? एक्सेल होता है, एक्सेल होगा ओमेगा एल, और वही इसका इंपिडेंस भी है एक तरह से। देयर इज नथिंग एल्स, एक्सेल है और कुछ नहीं है। दिस इज नोन एज प्योर इंडक्टर या आइडियल इंडक्टर। इसका बेसिकली खुद का रेजिस्टेंस 0 होता है। और जो रियल इंडक्टर है या रियल इंडक्टिंग कॉइल है, जिसको अभी हम चोक कॉइल बोलेंगे, उसमें क्या रहता है? अपार्ट फ्रॉम एक्सेल, एक्सेल तो है ही, ओमेगा एल इंडक्टेंस तो हो ही रहा है इसके अंदर, लेकिन जो वायर आपने यूज किया है यहाँ पे लेंथ, कुछ रेजिस्टेंस भी होगा। यानी इसका एक तरह से बोले इंटरनल रेजिस्टेंस या सेल्फ रेजिस्टेंस वो 0 नहीं है, कुछ ना कुछ इसमें रेजिस्टेंस भी अवेलेबल है। सो दिस इज द रियल कॉइल।
ठीक है, आप इसे यूं मानो रियल इंडक्टर, दिस इज द आइडियल इंडक्टर। अब इस कंडीशन में क्या होगा, रेजिस्टेंस भी अवेलेबल है, एक्सएल भी अवेलेबल है, तो अब जो आप इंपेडेंस कैलकुलेट करोगे इस कॉइल का, उसमें रेजिस्टेंस अलग से कैलकुलेट होगा आर स्क्वायर, और एक्सएल अलग से, क्योंकि ये रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टीज है। मतलब रेजिस्टेंस वाला टर्म अलग रहता है, जब आप फेजर डायग्राम बनाते हैं उसमें वोल्टेज सेम फेज में रहता है करंट के साथ, और यहाँ पे करंट लैग करता है, तो उस वजह से अलग अलग टर्म्स आते हैं। अब चोक कॉइल की बात कहां से आ रही है, देखो ये हमारे किस काम की है ये सीखते हैं। जब हम डीसी सर्किट्स पढ़ते थे, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी की जब हम बात करते थे, और करंट इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट्स में कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग भूल जाइए, इंडक्टर के भी भूल जाइए, आप बेसिक एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का नॉर्मल सर्किट लें, और वहां कोई रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट कर रखा है, और बैटरी कनेक्टेड है साथ में कुछ वोल्टेज की, और आपके इस डिवाइस की एक लिमिटेशन है कि ये पर्टिकुलर करंट से ज्यादा करंट बियर नहीं कर सकता, आपको करंट कम करना है सर्किट का। तो वहां आपके पास करंट कम करने का एक ही चारा था कि कुछ रेजिस्टेंस आप सीरीज में और जोड़ दें, आर डैश। आप रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, करंट कम हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो हीट लॉसेस बढ़ते जाएंगे, राइट। ज्यादा रेजिस्टेंस में ज्यादा उसी करंट के लिए आपके पास में आई स्क्वायर आर अगर आप फाइंड आउट करते हो तो आर बढ़ गया यानी लॉसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स में या एसी सर्किट्स के अंदर अगर आपको करंट कम करना है, तो यहां आपके पास दो और चीजें हैं जो करंट कम कर सकती हैं, कैपेसिटर और इंडक्टर। कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है, एक तरह से करंट कोई तो अपोज कर रहा है वो, और इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस भी रेजिस्टेंस की ही तरह काम कर रहा है, रेजिस्टेंस नहीं है लेकिन काम वही है। यानी जितना ज्यादा एक्सएल होगा करंट उतना ही क्या रहेगा, कम। कितना ज्यादा एक्सी होगा करंट उतना ही क्या रहेगा, कम। तो अगर मैं इस रेजिस्टेंस के सीरीज में एक इंडक्टिंग कॉइल लगा देता हूं, और उसका एक्सएल ज्यादा है, या एक्सएल कुछ भी है, मतलब रेजिस्टेंस जितना 10 ओम का था फॉर एग्जांपल, तो इंडक्टर लगाने से कुछ ना कुछ सर्किट का इंपीडेंस बढ़ ही जाएगा सीरीज में। सर्किट का इंपीडेंस बढ़ गया, एसी सोर्स आपने लगा रखा है, तो इंपीडेंस बढ़ गया सर्किट का, करंट क्या हो जाएगा, कम, लेकिन लॉसेस नहीं बढ़े। क्यों? क्योंकि इंडक्टर के अंदर पावर लॉस नहीं होता। आइडियल कॉन्सेप्ट तो ये है कि यहां से कोई पावर लॉस नहीं होना चाहिए। अगर आइडियल इंडक्टर होता और उसे हम इस रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में लगा देते, तो एक्सएल बढ़ गया, एक्सएल बढ़ गया मतलब सर्किट में एक्सएल आ गया, पहले एक्सएल नहीं था, करंट क्या हो गया, कम, इंपीडेंस हो गया कम, हमारा टारगेट भी पूरा हो गया कम करंट भेजने का, और लॉसेस भी नहीं बढ़े, नो लॉसेस, एक्स्ट्रा लॉसेस। लेकिन क्या आइडियल इंडक्टर होता है? नहीं। जो भी इंडक्टर आप कनेक्ट करेंगे रियल में, उसका खुद का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होगा, तो हमें उसे भी कंसिडर करना पड़ता है। बस यही चोक कॉइल का कॉन्सेप्ट है कि अब आप जब इंपीडेंस कैलकुलेट करते हैं एक कॉइल सीरीज में लगा करके, तो नॉर्मली आप कैसे करते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे इस कॉइल का खुद का भी कोई रेजिस्टेंस है, तो आर तो वो, और स्मॉल आर, आर तो ये वाला रेजिस्टेंस, स्मॉल आर इस कॉइल का रेजिस्टेंस, प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो बेसिकली चोक कॉइल का यूज किया जाता है सर्किट का करंट कम करने के लिए विदाउट इंक्रीजिंग द लॉसेस। बहुत ज्यादा लॉसेस भी नहीं बढ़े जैसे वहां बढ़ते थे, और हमारा करंट भी कम हो जाए, और इस तरह से सॉल्व करेंगे। जो भी रेजिस्टेंस, मान लो एक्स्ट्रा बाहर का रेजिस्टेंस है 100 ओम और कॉइल का 10 ओम है, तो फिर आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 100 यहां अलग लेंगे, 10 इधर अलग, ये तो आर का सेगमेंट आएगा, और फिर एक्सएल की जो वैल्यू है अलग से कैलकुलेट होगी ओमेगा एल से, वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट होगी। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ चोक कॉइल, ज्यादा कुछ नहीं है। और आपके मॉड्यूल के अंदर किसी पेज पर बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन भी किया है, तो एक बार आप फ्री टाइम में वहां से रीडिंग भी लगाइएगा, है ना। एंड दिस इज द थिंग अबाउट द चोक कॉइल। अगर इसका भी एक क्वेश्चन करके देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं आराम से। दो क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखे हैं आपके मॉड्यूल के अंदर, बिगनर्स बॉक्स 4 का एक तो लास्ट है, बहुत इजी है वो, और एक थर्ड एक्सरसाइज में भी है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 23 इन थर्ड एक्सरसाइज, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर चोक कॉइल। चलो इसका मैं एग्जांपल आपको लेके बता देता हूँ कि किस तरह से आपको इसको अप्रोच करना है। देखिए यहाँ पे केवल हम इंपेडेंस कैलकुलेट कर लेंगे। 30 ओम का हमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस गिवन है,
हमें एक सर्किट का रेजिस्टेंस दिखा रखा है 44 ओम्स का। जो सोर्स है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी है, 200 वोल्ट का सोर्स है, 60 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है। एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन है ये। और साथ में एक कॉइल, चोक कॉइल नहीं लिखा है क्वेश्चन में, सिर्फ कॉइल लिखा है, लेकिन आप पहचान जाएंगे क्योंकि कॉइल के नीचे डायग्राम में लिखा है एक्सएल इज 90 ओम्स एंड आर इज 36 ओम्स। दो रेजिस्टेंस है, एक R1 है और एक ये R2 अलग से है, ठीक है। सिमिलरली एक्स सी का ये वैल्यू गिवन है। अब वैसे तो यहाँ पे इन्होंने काफी सारी चीजें देख करके हमसे पूछा है कि व्हाट इज द पावर लॉस इन दिस सर्किट, सो यू कैन इजीली फाइंड आउट द पावर लॉस। व्हाट इज द पावर लॉस? अच्छा, बाय द वे, सिर्फ पावर लॉस लिखा है तो आप कौन सी पावर कैलकुलेट करेंगे? ना तो एवरेज पावर लिखा है, ना इंस्टेंटेनियस, ना पीक, ना आरएमएस, सिर्फ नथिंग इज मेंशन, दैट मींस हमें रियल एवरेज पावर कैलकुलेट करनी है, राइट? तो पावर लॉस, पावर है ना, इस तरह के टर्म्स मिले तो पावर एवरेज वाली फाइंड होगी। अब एवरेज पावर फाइंड करने के दो तरीके हैं, ERMS, IRMS, cos फाई, या सिंपली आप क्या कर सकते हो, एवरेज पावर इक्वल टू IRMS स्क्वायर इंटू आर, यानी कि ERMS बाय इम्पिडेंस का स्क्वायर इंटू आर। बेसिकली एवरेज पावर का ये भी रिलेशन माना जा सकता है किसी भी सर्किट के लिए, ठीक है, ये ज्यादा इजी है देखने में। और यहाँ पे भी हमको तीन ही चीजें चाहिए होती हैं, ERMS, Z और R, और वैसे जो फॉर्मूला है उसमें भी तीन चीजें चाहिए होती हैं, ERMS, IRMS और cos फाई। सो इट्स अप टू यू, आप क्या यूज करते हैं। ERMS हमारे पास पहले से अवेलेबल है 200 वोल्ट। इंपिडेंस हमें फाइंड करना पड़ेगा, Z के लिए मैं जगह खाली छोड़ देता हूं अभी, मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। नाउ व्हाट इज द रेजिस्टेंस? आपसे किसका पावर लॉस पूछा है? नाउ दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट, क्या उसने केवल कॉइल का पावर लॉस पूछा है या पूरे सर्किट का पावर लॉस पूछा है? तो इसमें पूछा है पावर लॉस्ट इन द कॉइल। ही इज ओनली आस्किंग यू द पावर लॉस इन कॉइल। ये जो हम कैलकुलेट करेंगे, अगर आप केवल कॉइल का पावर लॉस कैलकुलेट करना चाहते हो तो यहां पे रेजिस्टेंस आपको केवल किसका लेना है? कॉइल का। कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है, ध्यान से देख के बताइए। व्हाट इज द कॉइल रेजिस्टेंस? 36 ओम्स। बी केयरफुल अबाउट दिस। अच्छा सर, पूरे सर्किट का पावर लॉस पूछा होता तो क्या करते? तो फिर आप 36 और 44 को ऐड करते, 80 ओम्स लेते फिर आप यहां पे। अच्छा सर, IRMS के अंदर कुछ चेंज नहीं होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहेगा। यहां IRMS गया है तो यहां भी वही IRMS गया है, यहां भी वही IRMS गया है। दैट मीन्स ये जो करंट वाला टर्म है ये सबके लिए सीरीज में क्या रहेगा? सेम। वॉट एवर चेंजेस आर गोइंग टू टेक प्लेस आर हियर इन दिस रेजिस्टेंस, राइट? सो नाउ वी वांट टू फाइंड आउट दिस इंपिडेंस ऑफ द सर्किट। अगर ये इंपिडेंस हमको मिल जाता है तो हमारा काम बन जाएगा। तो इंपिडेंस कैलकुलेट करने के लिए, जैसा कि मैंने अभी आपको सिखाया, कि जो भी बाहर का रेजिस्टेंस है वो प्लस कॉइल का खुद का रेजिस्टेंस है वो, ये तो आएंगे अलग, और बाकी जितनी भी चीजें हैं जैसे एक्सएल और एक्सी, तो कौन बड़ा है? एक्सएल बड़ा है, तो एक्सएल माइनस एक्सी ये अंदर अलग से आ जाएंगे। आई थिंक नाउ यू कैन इजीली सॉल्व इट। Z कैलकुलेट करने के लिए तो आपको टोटल रेजिस्टेंस ही कंसिडर करना पड़ेगा सर्किट का, क्योंकि देखो पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो होने वाला है वो तो पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस पे, इंपीडेंस पे और रिएक्टेंस पे डिपेंड करेगा। लेकिन पावर लॉस जो एग्जामिनर ने आपसे पूछी है वो केवल कॉइल की पूछी है, तो वहां हम जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वहां केवल कॉइल के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, करंट या इंपीडेंस पूरे सर्किट का होता है, लेकिन पावर लॉस किसकी पूछी है वो हमें क्वेश्चन में पढ़ के पता लगाना होता है। सो R1 एंड R2 कितना बताया था मैंने? 80। तो 80 का स्क्वायर तो इधर, और एक्सएल माइनस एक्सी देखिए आप, 90 माइनस 30 कितना हो गया? 60। 8, 6 एंड 10, आई थिंक 100 आ जाएगा ये, ठीक है। 64, 36, राइट। एंड जो भी आपके पास में ये 100 ओम आया है यहाँ आप सब्सटीट्यूट कर दें, बाकी सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। जो चीज मैं आपको यहाँ पे सिखाना चाह रहा हूं वो ये सिखाना चाह रहा हूं कि दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द इम्पिडेंस। आप कहीं इस 36 को इस 90 में ना जोड़ दें कॉइल के, ऐसी गलती नहीं करना। दूसरा,
जब आपको कोई पावर पूछी जा रही है तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए कौन सी पावर पूछी जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि टोटल रेजिस्टेंस 80 ओम्स आप यहां पुट कर दें और वो ऑप्शन भी कहीं दूसरे गलत ऑप्शन से मैच हो जाए। सो रीड द क्वेश्चन केयरफुली, कौन सी पावर लॉस हमसे पूछी जा रही है। सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल इन थर्ड एक्सरसाइज, जस्ट गो थ्रू इट वंस और आंसर भी अपना आप मैच कर सकते हैं वहां से। बाकी आप स्टेप्स पे ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। अगर आप सही कर रहे हैं, सिली मिस्टेक्स अपार्ट, आपका आंसर सही ही आएगा। सो दिस इज हाउ वी अप्रोच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, और ठीक है, एक इन्होंने आई थिंक एक पीछे हमने एवरेज करंट वाला एक पार्ट हम कर लेते हैं जिसमें हमें बेसिकली वॉटलेस करंट भी हम फाइंड करना चाहते हैं, उसका भी एक क्वेश्चन कर लें। तो 4 ओम का रेजिस्टेंस, 7 ओम का इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस 4 ओम अगेन, और इस पूरे सर्किट को जोड़ा आपके एक ईएमएफ सोर्स के साथ। आज मैं बेसिक क्वेश्चंस करवा रहा हूं, कुछ अच्छे सवाल हम नेक्स्ट लेक्चर में बेसिक कंप्लीट करने के बाद डिस्कस कर लेंगे। यहां दो चीजें पूछी जा रही हैं आपसे, हीट लॉस इन 80 सेकेंड्स और वॉटलेस करंट, ये भी आपको सिखाया था अभी। ये दो चीजें कैलकुलेट करके दिखाइए। सीरीज एलसीआर सर्किट है और हमें हीट लॉस इन गिवन टाइम फ्रेम और वॉटलेस करंट, ये दो चीजें कैलकुलेट करनी है। चलो, तो बेसिकली हीट लॉस, जो भी लॉसेस हैं वो कहां हो रहे हैं, रेजिस्टेंसेस के अंदर हो रहे हैं। तो हीट लॉस का जो रिलेशन आप यूज कर सकते हैं, आई स्क्वायर आर टी यूज कर सकते हैं। आई इफेक्टिव करंट हो जाएगा आई आर एम एस, राइट। आर, केवल आर के अंदर वो लॉस होगा, बी केयरफुल, एंड टाइम से आप उसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड अगेन द इम्पिडेंस, टेल मी द इम्पिडेंस। क्या इम्पिडेंस रहेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी, 7 माइनस 4 इज 3, 3 4 एंड 5 भी पाइथागोरस का ट्रिपलेट है, तो हमारे पास जो इम्पिडेंस की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5 ओम। ठीक, ये इम्पिडेंस क्यों चाहिए, करंट फाइंड करने के लिए। I इज इक्वल टू ई बाय जेड, तो आपके पास ईएमएफ कितना है, 25 बाय रूट 2, आरएमएस वैल्यू, इम्पिडेंस 5। सो 5 बाय रूट 2 आपके पास में आई आर एम एस का आ गया वैल्यू एम्पियर में। सो 5 बाय रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, 25 बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ओनली कितना है 4, और टाइम कितना लगना चाहिए था 80 सेकेंड। सो बी केयरफुल, जब भी हीट लॉस कैलकुलेट करेंगे पावर लॉस की तरह हीट लॉस भी केवल किस में होगा, ओनली एंड ओनली रेजिस्टेंस के अंदर। लेकिन करंट कैलकुलेट करेंगे तो पूरा इंपिडेंस आएगा, पूरे सर्किट का इंपिडेंस। तो ये एक और एग्जांपल लेके मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। या चलो 4 को मत काटो, इसको काट लो। 25 4 is 100 into 40, so 4000 जूल्स, इतना हीट जनरेट हुआ है 80 सेकेंड्स के अंदर। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं आपसे, वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट कैसे कैलकुलेट होगा, क्या रिलेशन है वॉटलेस करंट का, आई वॉटलेस आई आर एम एस साइन 5। आई आर एम एस आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है 5 बाय रूट 2, लेकिन अब साइन 5 फंस गए। फेज डिफरेंस के लिए हमें करंट की इक्वेशन चाहिए थी, नहीं अवेलेबल है, क्या करें। तो फिर से वही बात दिमाग में लाइए, फेज एंगल चाहिए, इंपिडेंस अवेलेबल है,
और एक साइड और अगर मिल जाती है यानी रेजिस्टेंस, तो हमारा काम किससे हो जाएगा? हमारे फेवरेट इंपिडेंस ट्रायंगल से। तो आर हमारे पास 4 ओम, वैसे तो हमारे पास एक्सएल माइनस एक्सी भी अवेलेबल है 3 ओम, पर चलो ये नहीं भी होता तो काम चल जाता, क्योंकि हमारे पास इंपिडेंस है 5 ओम। सो वी वांट टू फाइंड दिस एंगल, दिस इज द फेज डिफरेंस। तो आप जानते हैं जब किसी ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो 3:4:5 हो, तो ये एंगल रहेगा 90 डिग्री, और 3 वाली साइड की अपोजिट जो एंगल रहेगा वो रहेगा 37 डिग्री। सो यू हैव टू सब्स्टिट्यूट sin 37 over here and you will get your answer. I think it is 3/5 है ना, तो वो आप सॉल्व कर सकते हो आराम से, आंसर आपका आ जाएगा। तो अभी तक हम उल्टा कर रहे थे, फेज एंगल हमको मालूम हुआ करता था, हम रेजिस्टेंस या इंपिडेंस फाइंड कर रहे होते थे, या उल्टा है, रेजिस्टेंस इंपिडेंस पहले से मालूम थे, फेज एंगल हमने यहां से पता कर लिया। ठीक है, सो दिस इज द रिवर्स वे टू सॉल्व इट। तो ये बातें हो गई आज हमारी किस किस के बारे में। हमने एलसीआर सर्किट का एक फटाफट से रिवीजन करते हुए एलआर सर्किट में, आरसी सर्किट में उसका यूज करके देखा उन्हीं फॉर्मूलों का। इंपेडेंस ट्रायंगल के हमने सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आज करके देख लिए। 4 टाइप्स की पावर, जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी? इंस्टेंटेनियस, जिसमें से एक बार एम्स में क्वेश्चन आया है, और एवरी अदर पावर, कुछ और भी दिया है, मतलब आरएमएस और पीक के अलावा पावर का कोई भी टर्म दिया हो इंस्टेंटेनियस के भी अलावा, तो हमें कौन सी पावर कैलकुलेट करनी होती है? एवरेज पावर, वो भी हमने देखा, राइट। एंड लास्ट में हमने ये हीट वाला भी एक और चोक कॉइल के बारे में भी हमने डिस्कशन कर लिया है। सो बेसिकली नाउ यू कैन सॉल्व द एंटायर बिगिनर्स बॉक्स 4। क्यू फैक्टर का रिलेशन आपको बता दिया, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज के बारे में हमने बात करी। तो अब जो मेन टॉपिक हमारा यहाँ बचता है इस चैप्टर के अंदर, एलसी ऑसिलेशंस है, राइट। तो कल की क्लास में हम लोग एलसी ऑसिलेशंस को कवर कर लेंगे और साथ में कुछ और प्रॉब्लम सर्किट वाली भी करेंगे। ठीक है, आई थिंक it is enough. If you want to ask anything, you can ask. Okay, so let's leave it here only today. कल की क्लास में हम लोग एलसी ऑसिलेशंस को समझेंगे, उस पर बेस्ड किस तरह के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं वो पूछेंगे आपसे और करके भी बताएंगे, एंड देन वी विल फिनिश अप द चैप्टर टुमारो। ठीक है, थैंक यू।